इटावा में जो जातिवाद का जहर खोलने का प्रयास किया गया है वो घोर निंदनीय है। अगर वे लोग ब्राह्मण को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि आखिर उस कथावाचक को कौन बुलाया था। वो भी तो एक ब्राह्मण ही था। अगर आप उन ब्राह्मणों को अराजक कह रहे हैं जो कि है वो, तो फिर उन ब्राह्मणों को भी आपको प्रोत्साहन देना चाहिए जिन्होंने इन कथावाचक को बुलाया था। जनेश्वर मिश्रा जी को आपको याद है, आप ही की पार्टी, या वो किस जात के थे, इसका भी जिक्र हो जाना चाहिए। किस जात के थे? इन नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, जाति वोट का समीकरण क्या, क्यों जाति जनगणना करवाने का मकसद क्यों बंद करवाइए? क्यों जाति जनगणना की मांग कर रहे थे आप जाति लेकर राजनीति भी करेंगे और ये भी सोचेंगे कि समरसता आ जाए, जातिवाद खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। जब तक जातिगत राजनीति, जातीय राजनीति नहीं खत्म होगा तब तक इस देश से जाति नहीं खत्म हो सकती, नहीं खत्म हो सकती। दोस्तों, इटावा में जो जातिवाद का जहर खोलने का प्रयास किया गया है कुछ अराजक तत्वों द्वारा, वो घोर निंदनीय है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। आज के भारत के समाज में, नए भारत में इन सब चीजों का रत्ती भर कहीं स्थान नहीं है। समरसता के इस दौर में इन चीजों का घटना, इन चीजों का होना बेहद ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है। इसका जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमारे वेदों पर, हमारे ग्रंथों पर किसी एक का हक नहीं है। ये सबके लिए है, ये संपूर्ण मानवीय कल्याण के लिए है। इस अमृत रूपी कलश पर संपूर्ण मानव का इस पर हक है। ये किसी एक के बंधन में नहीं बंधा हुआ है। इस अमृत कलश पर उतना ही अधिकार हमारा है जितना कि आपका है। श्रीमद् भगवत गीता, रामायण और वेद, इन सब पर किसी एक की बकौती नहीं है। ये सबके लिए बराबर है, इन पर सबका पूर्ण अधिकार है। ये अमृत कलश सभी के लिए बराबर में बंटने के लिए है। मगर कुछ अराजक तत्वों ने सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को समय समय पर, सनातन धर्म की लालिमा को समय समय पर लहूलुहान करने का प्रयास किया है। कभी गीता के पन्ने फाड़ करके, गीता जला करके, तो कभी मानस की चौपाइयों का गलत अर्थ निकाल करके उनको फाड़ा गया है। मानस की किताबों को, रामायण की पवित्र किताबों को जलाया गया है, जिसकी वजह से सनातन की सार्थकता को उतना बल नहीं मिल सका जितना कि मिलना चाहिए था। दोस्तों, इटावा में एक छोटे से गांव में एक कथावाचक को बुलाया जाता है और उस कथावाचक को सुबह बुलाया जाता है और शाम को जब वो अपने वैदिक क्रियाकलाप कर रहे थे, उसके बाद गांव के कुछ अराजक तत्वों ने आकर के उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ अपमान किया, उनके साथ जातिवाद की तरीके से एक तरह से गलत व्यवहार किया, जो कि आज की समरसता के दौर में बेहद निंदनीय है। नहीं होना चाहिए इस तरह से, ये बेहद निंदनीय है। आज मैं देख रहा हूं कि पूरे सोशल मीडिया पर, पूरी टीवी जगत पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है और इस घटना के पीछे सीधे सीधे ब्राह्मण को जोड़ा गया है। मगर मैं आप सबसे यहां पर पूर्णतः निष्पक्ष होकर एक बात कहना चाहता हूं। अगर वे लोग ब्राह्मण को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो उनको यह समझना चाहिए कि आखिर उस कथावाचक को कौन बुलाया था। वो भी तो एक ब्राह्मण ही था। इतना तो कम से कम दिमाग लगाइए, इतना तो सोचिए कि आखिर उस कथावाचक को बुलाया तो एक ब्राह्मण ही तो बुलाया था। कौन बुलाया था? उस कथावाचक को तो एक ब्राह्मण नहीं बुलाया। इसको भी कम से कम सोचिए। जितनी मेरिट आप उन अराजक तत्वों को दे रहे हैं तो कम से कम इतना थोड़ा सा जगह तो इन ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, इन लोगों को मिल सकता है। इनके बारे में तो पूछिए आखिर किसने बुलाया था, क्या सोच के बुलाया था। हो सकता है कुछ अराजक तत्व वहां पर आकर के कुछ आपसे दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह से, जैसे अराजक तत्वों को कहीं भी हो सकते हैं, इनका कोई स्थान नहीं होता, ये कहीं भी हो सकते हैं। इसी भी तरह से ये उपद्रवी करना, इनको उपद्रव करना इनका काम ही होता है। अगर आप उन ब्राह्मणों को अराजक कह रहे हैं जो कि है वो, तो फिर उन ब्राह्मणों को भी आपको प्रोत्साहन देना चाहिए जिन्होंने इन कथावाचक को बुलाया था और सब कुछ जानने के बाद भी बुलाया था। क्योंकि पूरी रिपोर्ट मैंने देखी है, पूरी मीडिया रिपोर्ट मैंने देखी है। जिन ब्राह्मणों ने इन कथावाचक को बुलाया था उन ब्राह्मणों का कहना था कि हमें इस तरह से किसी कोई जातिवाद चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम बस इनको, इनके ज्ञान और इनकी कथा को सुन करके इनको अपने यहां बुलाए थे। उन ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया है। ये कुछ वहां के तथाकथित अराजक तत्वों ने आकर के इस तरह से किया है। अगर मार्केटिंग करना है, इस तरह से करना है, तो उन ब्राह्मणों को कम से कम एक बार उनका भी तो प्रोत्साहन करिए जिन्होंने इस कथावाचक को बुलाया था। एक राष्ट्रीय समरसता का, एक समरसता का प्रतीक तो वो ब्राह्मण भी है इस चीज का, इसको भी जिक्र करिए। आप जिन ब्राह्मणों को मनवादी कह रहे हैं तो वहीं उन ब्राह्मणों को भी जिक्र करिए जिन्होंने इस कथावाचक को बुलाया था। और बात अगर जात की ही आ गई है तो अब मैं आपको खुली तौर पर, ओपन तौर पर सारा काला चिट्ठा आज खोलूंगा, सब कुछ बताऊंगा आज। दोस्तों, याद करिए महाकुंभ का दौर, तमाम सारी बातें, पूरा देश, पूरा विश्व उमड़ पड़ा था पूरे महाकुंभ में। आप नोटिस किए होंगे पूरे महाकुंभ में, या वैसे भी जब भी मौनी अमावस्या का माघ मेले का स्नान आता है तो तमाम सारे साधु, तमाम सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नागा साधु बनने जाते हैं। उनको एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया से गुजरते हैं, नागा साधु बनते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं,
आपने देखा है कभी कोई बोर्ड कुंभ में या कहीं भी प्रयागराज में इस तरह से लगा है जहां पर तमाम सारी जगहों पर जहां कुंभ लगता हो, कहीं ऐसा बोर्ड आपने किसी अखाड़ा के द्वारा लगाया देखा है जहां पर यह लिखा हो कि सिर्फ ब्राह्मण ही इसमें जो है बनेंगे साधु, सिर्फ ब्राह्मण ही नागा साधु बन सकते हैं? कोई एक बोर्ड आप देखे हैं कहीं पर, एक भी बोर्ड आपको दिखा है? इससे बड़ी समरसता की बात और क्या हो सकती है? अगर इतना ही वेदों और शास्त्रों से और स्थानों से अगर इनको कष्ट होता, किसी का एक अधिपत्य होता, तो बोर्ड लगा दिया जाता कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही इस साधु बनना है, सिर्फ ब्राह्मणों को ही नागा साधु बनाया जाएगा, सिर्फ उन्हीं को ही इसमें रखा जाएगा। मगर ऐसा कहीं नहीं होता है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा इस बार कुंभ में दो चेहरे बहुत वायरल हुए थे, एक आईआईटीएन बाबा और एक मोनालिसा। आईआईटीएन बाबा की मैं बात करूं तो आईआईटीएन बाबा, उनका नाम अभय सिंह था। अभय सिंह एक जाट है, बिरादरी के जाट बिरादरी से आते हैं। अभय सिंह जाट बिरादरी से आते हैं, ब्राह्मण नहीं होता है जाट बिरादरी। लेकिन एक भी लफ्ज बता दीजिए किसी शंकराचार्य ने, किसी ने इनको ये कहा हो, हाँ उनके क्रियाकलापों, उनकी शैली को लेकर के अलग उनकी आलोचना की हो, लेकिन एक भी हमारे बड़े संत, बड़े जो बैठे, बड़े पद पे बैठे हैं शंकराचार्य, उन्होंने एक भी बात बता दीजिए इस तरह से इनका खंडन किया हो कि ये ब्राह्मण नहीं है इसलिए इनको हटाओ, इनको साधु नहीं, इनको हम मानेंगे? एक भी लफ्ज आपने सुना? इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि अगर इतना ही बड़ा किसी चीज से तकलीफ होता, किसी बातों से कष्ट होता, तो ये भी, अगर आप इस पहलू को देख रहे हैं कि छोटी सी कहीं कुछ बात हो जाती है उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं, अगर ये घटना होती है तो वो जो ये गलत किए हैं, जो ये काम किए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये गलत है, ये निंदनीय है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन इस चीज को भी देखिए, किसी एक समुदाय को, किसी एक वर्ग को टारगेट इसमें हम आप नहीं कर सकते हैं। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उत्तर प्रदेश के ही एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता है, वो अपना पूरा सिस्टम बिठा करके, अपने लोगों को बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने, और इसमें पीड़ित जो थे, जो कथावाचक थे, उनके साथ जो वादक थे, इन सब लोगों को बुला करके उनको प्रोत्साहन दे रहे थे, तमाम सिस्टम कर रहे थे। ब्राह्मणों को उसमें टारगेट किया जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था। ठीक है, गलत हुआ है, इसकी आप, अगर आप इस तरह से वंचितों के शोषितों के साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं इन महान नेताजी से पूछना चाहता हूं कि जनेश्वर मिश्रा जी को आपको याद है, आप ही की पार्टी के थे, या वो किस जात के थे? इसका भी जिक्र हो जाना चाहिए, किस जात के थे? अगर आप सबको उसी घेरे में लपेटेंगे फिर ये तमाम बातें बन जाएंगी। मैं फिर कहता हूं, इस घटना को जिन अराजक तत्वों ने अंजाम दिया है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, इन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही जात की टेंशन है, इतनी ही बहुत जात की कष्ट हुआ है, वेदना लगी है इस चीज को, तो जात के नाम पर वोट क्यों मांगा जाता है आपके द्वारा? जाति वोट का समीकरण क्या, क्यों जाति जनगणना करवाने का मकसद क्यों बंद करवाइए? क्यों जाति जनगणना की मांग कर रहे थे आप? आखिर जाति जनगणना करने से क्या हासिल हो जाएगा? ऐसे नहीं समरसता आएगी देश में, ऐसे नहीं जाएगा ये सिस्टम, इस तरह से नहीं सुधरेगा। आप जाति लेकर राजनीति भी करेंगे और ये भी सोचेंगे कि समरसता आ जाए, जातिवाद खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। जब तक जातिगत राजनीति, जाति राजनीति नहीं खत्म होगा, तब तक इस देश से जाति नहीं खत्म हो सकती, नहीं खत्म हो सकती। इस देश में जब तक जाति की राजनीति होगी, तब तक इस देश में कुछ नहीं होने वाला है।